हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारी इंडियन इकोनॉमी में 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। फर्स्ट यूनिट की वेटेज थी हमारी 12 मार्क्स, सेकेंड यूनिट की वेटेज थी हमारी जो करंट चैलेंज फेस बाय इंडियन इकोनॉमी 22 मार्क्स, और अब हमारी थर्ड यूनिट जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना एंड देयर कंपैरिजन। ये है यूनिट 3, एक चैप्टर है सिर्फ इसमें और इस चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स। अभी चैप्टर हमारा क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम 2 लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, उनके साथ इंडिया का क्या कंपैरिजन है, कहाँ हम उनसे आगे हैं, कहाँ हम उनसे पीछे हैं। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के बारे में 2 यूनिट में हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान एंड चाइना के साथ। अब कंपेयर करने से पहले हमें इनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस वाली वीडियो में रहेगा रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब कि जो हमारे पास 3 कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट यही थी। 1947 में हमें इंडिया कैसा मिला, 1947 से हमने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किस तरह से किए। उसके बाद 1991 में हमारा पूरे पॉलिसीज़ चेंज हुए जिसको हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा। तो इंडियन पॉलिसीज़ के बारे में तो हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। उसके रिजल्ट्स क्या हैं, हर एक चैप्टर में हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन किया है जिसमें हमने देखा है क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्या कुछ हम कर चुके हैं, क्या कुछ हमारा करना बाकी है। ये सारा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो जब हम रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कर रहे हैं तो इंडिया की पॉलिसीज़ के बारे में तो हम कर चुके हैं। अब हम 2 देशों के बारे में, चाइना और पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं। जैसे हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में अपनाए, हमारे यहाँ जैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी 1991 से पहले, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ऐसे चाइना ने भी तो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। वो पॉलिसीज क्या थी वो हम करेंगे चाइना वाले में। पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको पता है जन्म दोनों का एक साथ हुआ है। तो पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, कौन सी प्लानिंग को उसने अडॉप्ट किया, वो सारा हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो पॉलिसीज़ है, जैसे इंडिया की पॉलिसीज़ के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देखे थे हर एक चैप्टर में। तो ये चाइना ने जो पॉलिसीज़ अपनाई थी उनके क्या अच्छे रिजल्ट्स रहे, कहाँ तक चाइना पहुँचा। सेम हेयर पाकिस्तान ने जो पॉलिसीज़ अपनाई उनके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे, कहाँ तक वो पहुँचा। ये हम करेंगे रिजल्ट्स ऑफ पॉलिसीज़। तो पर्टिकुलर इस टॉपिक में हमें इंडिया के बारे में तो कुछ करना नहीं है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ हम तीनों देशों को एक साथ लेके चलेंगे। इस टॉपिक में इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। पिछले जो चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, वो सारे इंडियन टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ही था। इस वाले टॉपिक में हम चाइना और पाकिस्तान के बारे में करेंगे। चाइना की एक स्पेशल पॉलिसी है, इसको जब हम डिस्कस करेंगे, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ब्लैक लीप फॉरवर्ड। ये पॉलिसीज बहुत स्पेशल पॉलिसी थी और इसके ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स के ऊपर नोट्स लिखने के लिए बहुत बड़ा। तो जब इस पॉलिसी को मैं समझाऊंगी इस टॉपिक में, आपको इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि 4 मार्क्स में इसके ऊपर कई बार नोट लिखेंगे। ऐसी मिलती जुलती एक पॉलिसी थी क्रिएट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशंस। ये भी चाइना की एक पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हमें देखना है। तो हम जो कर रहे हैं, अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो हम करेंगे चाइना ने किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया और वो पॉलिसीज़ क्या थी, कहाँ से उसने अपना डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू किया, वो सारा हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर हम चाइना की बात करें, हम यहाँ से अगर चाइना की बात करें तो चाइना की बात करने में हमारे पास
जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे इंडिया का डेवलपमेंट 1947 में शुरू हुआ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक को इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 में मिली। तो ऐसे चाइना जो है, चाइना किस तरह से एक देश बना, कब बना, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, तो चाइना ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, ये हमें देखना है। चाइना की एस्टेब्लिशमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में 1949 में हुई। साथ साथ कंपेयर करते चलो, इंडिया 1947, पाकिस्तान का भी आपको पता है 1947, चाइना 1949 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डेवलप हुआ, और जहां इसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ जो है, जो चाइना बना, उस समय पार्टी रूल जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था। एक सिस्टम होता है कम्युनिस्ट पार्टी, अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना सर, नाम बता रही हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट सिस्टम क्या होता है, जो हमने इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी किया था, वहाँ हमने 3 तरह की इकोनॉमी किया था, कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम होता है, ये हमारा जो होता है सोशल इकोनॉमी होता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने उस समय सोशल पैटर्न को अडॉप्ट किया, सोशल इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। और आपको याद होगा सोशल इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं, कि वहाँ पूरी इकोनॉमी टोटली गवर्नमेंट के अंडर में होती है। प्राइवेट सेक्टर को कोई लिबर्टी नहीं दिया जाता, प्रोडक्शन, ऑल डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो उस समय जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे चाइना में, वो सारे गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। अब गवर्नमेंट कंट्रोल में होने के बाद अब चाइना ने 5-7 साल तक तो सर्वे किया गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज अपनाई वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो पहली जो मेन पॉलिसी थी, छोटी मोटी पॉलिसीज बनती रही, लेकिन जो मेन पॉलिसी थी वो बनी 1958। 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF। ये जो पॉलिसी थी, इसका एम क्या था कि जो देश में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है वो बहुत फास्ट रेट से करना है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम उस समय लॉन्च किए गए। गवर्नमेंट इकोनॉमी थी, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, लेकिन इस पॉलिसी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लोगों को इंक्रेज किया गया कि वो अपने घरों में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें। Persons were encouraged to set up industries in their backyards. Backyards का मतलब अपने आंगन, अपने घरों में स्टैब्लिश करने के लिए किया जाए। साथ साथ यहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लोगों को इतनी लिबर्टी दी गई कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में, उसके लिए किसी पर्टिकुलर एरिया को फिक्स नहीं किया गया। लोग जो हैं अपने घरों में, अपने घर के आंगन में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें, प्रोडक्शन करें। साथ साथ यहाँ क्या किया गया, साथ साथ इस सिस्टम में एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान दिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर में टोटली सोशल पैटर्न या गवर्नमेंट कंट्रोल को लिया गया। पर्सनल कल्टीवेशन को नेगलेक्ट कर दिया गया, मतलब जिनके भी खेत थे वो अपने आप पर्सनल खेती नहीं कर सकते। कलेक्टिव कल्टीवेशन लैंड को इंक्रेज किया गया या कंपल्शन किया गया, इंक्रेज की जगह भी आप कहोगे कंपल्शन। कलेक्टिव कल्टीवेशन लैंड का मतलब छोटे छोटे खेत नहीं, बल्कि वहाँ क्या किया गया कि जो रूरल एरियाज थे, रूरल एरियाज में कम्यून्स बनाए गए, COMMUNES, कम्यून्स। कम्यून्स क्या होता है, ग्रुप बनाना। जैसे हमने भी किया था इंडियन इकोनॉमी में कि इंडिया ने भी ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था, जिसको कॉर्पोरेट फार्मिंग हमने कहा था कि मिलजुल के खेती करना। कॉर्पोरेट फार्मिंग इंडिया में इसको नाम दिया गया था, लेकिन चाइना में इसके लिए नाम दिया गया कम्यून्स। रूरल एरियाज में कम्यून्स बनाए गए, और कम्यून्स बनाने में
कल्टीवेटिव जो लैंड थी उसको कलेक्टिवली दिया गया कि मिलकर लोग काम करें। पूरे देश की पॉपुलेशन जो थी या पूरे देश की जो एग्रीकल्चर लैंड थी, इंटायर फार्म पॉपुलेशन था, उन सबके कम्यून बना दिए गए। और 1958 में चाइना में 26,000 कम्यून्स बन चुके थे। आप देखो कितने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों को मिलाकर 26,000 कम्यून्स बना दिए गए। दोबारा फिर बता दो, कम्यून्स क्या थे? जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको कलेक्ट करके कम्यून्स बनाए गए कि जैसे छोटे छोटे खेत थे उनको बनाकर बड़े बड़े खेत बना दिए गए, जिसको कम्यून्स नाम दिया गया। मतलब कई कई तो पूरे पूरे गांव में एक ही कम्यून्स बना दिया गया। तो पूरे देश में, जिसमें इंटायर फार्म पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया, 26,000 कम्यून्स बनाए गए। अब ये जो पॉलिसी थी इसका मोटिव तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। रिजल्ट क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर्सनल कल्टीवेशन की जगह कम्यून्स बनाए गए तो लोगों के इंटरेस्ट उसके साथ नहीं जुड़ पाए। अब 50-50 लोगों के खेत को मिलाकर एक बना दिया गया तो वो सोचे वो काम करेगा, वो काम करेगा, तो बहुत सक्सेस नहीं मिली इस वाली पॉलिसी। और साथ में यहाँ नेचर ने भी जो है चाइना का साथ नहीं दिया। इस प्रॉब्लम को, इसको जो पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे यहाँ इसी दौरान बहुत भयंकर रोग पड़ा, अकाल पड़ा, जिसमें 30 मिलियंस पर्सन्स की डेथ हो गई। तो ये जो कम्यून्स हैं वो फेल हो गए। अब ये जो कम्यून्स से फेल हुए, अब गवर्नमेंट ने क्या ध्यान रखा है कि उसी समय मायो वाले, आपने नाम सुना होगा, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है उन्होंने मायो का नाम सुना होगा। उस समय मायो का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था चाइना में। कम्युनिस्ट पार्टी के हेड जो थे मायोवादी, जो रहते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं, उसी समय मायो ने दूसरी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। वो पॉलिसी थी ग्रेट प्रोलेटियन कल्चरल रेवोल्यूशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया 1965 में। 1965 उस समय देखिए जो चाइना है वो सोशल इकोनॉमी के रूप में था, और जब चाइना सोशल इकोनॉमी के रूप में था तो वहाँ हर एक सोशल इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। ये हम वहाँ सारा कर चुके हैं, अगर चाहे तो दोबारा उस वाली वीडियो को देख लो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने किया था। तो इसमें जो भी पॉलिसी अपनाई गई वो इस तरह से अपनाई गई कि पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो। तो ये जो मायो ने ग्रेट प्रोलेटियन कल्चरल रेवोल्यूशन पॉलिसी 1965 में लॉन्च की, ये करीब 10 साल तक चली। इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उनको प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए कंपल्शन रूप से कंपल्सरी था उनको सीखने और काम करने के लिए कंट्री साइड, मतलब गांव की तरफ भेजा। गांव की तरफ भेजने का मतलब सब जगह यही हालत थी कि जो अर्बन एरियाज हैं वो तो डेवलप हो रहे थे, लेकिन रूरल एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं था। अब जैसे देखो हमने रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में पूरा चैप्टर पढ़ा है, वहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि रूरल सेक्टर में अभी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा। तो चाइना में क्योंकि सोशल इकोनॉमी पैटर्न था तो इन्होंने गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या किया कि जो है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड भेजा गया काम करने के लिए और सीखने के लिए, और ये कंपल्शन था, वॉलंटरी नहीं था। लेकिन ये प्रोग्राम जो है करीब 10 सालों तक चला, पूरे डिकेड्स चला, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये प्रोग्राम भी जो चाइना का था वो फ्लॉप ही रहा। रीज़न क्या है? उस टाइम चाइना को रशिया जो है, रशिया भी एक सोशल इकोनॉमी में था और सोशल इकोनॉमी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था, बहुत सक्सेसफुली डेवलपमेंट कर रहा था रशिया उस समय सोशल इकोनॉमी पैटर्न से, और चाइना ने भी सोशल इकोनॉमी पैटर्न अपनाया था। तो रशिया का चाइना के ऊपर बहुत बड़ा हाथ था। आप ये कह सकते हो फाइनेंशियल सपोर्ट करना या उसको और किसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना की हेल्प कर रहा था।
अब ये जो गांव में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल भेजे गए थे, इनको ट्रेन करने के लिए रशिया ने अपने ट्रेनर वहाँ भेजे हुए थे। चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, वो लोग गाँव में जाते वो इन स्टूडेंट्स को सिखाते थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है पॉलिसी फिर फ्लॉप हुई, क्योंकि जो रशिया है, रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल से वो करीब उन्होंने 7-8 साल तक तो काम किया, लेकिन अपने प्रोफेशनल्स को विड्रॉ कर लिया। अब प्रोफेशनल्स को विड्रॉ करने से जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को चाइना ने गाँव में भेजा था, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं रहा, तो उसको वहाँ से बुलाना पड़ा। तो ये दोनों पॉलिसी जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि इन पॉलिसीज़ ने जो एक बेस था वो तो तैयार किया, क्योंकि साथ साथ हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, कोशिश तो की गई लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रही। अब सक्सेसफुल नहीं रही तो चाइना को एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम की ज़रूरत थी, जो उसकी चाइना की इकोनॉमी को एक पुशअप दे सके। तो पुशअप देने से इन्होंने जो रिफॉर्म शुरू किए चाइना ने सबसे बड़े जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारे यहाँ 1991 में शुरू हुए थे, इन्होंने 1978 में शुरू किए। चाइना ने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में शुरू किए। ये 1 मार्क में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे 1991 और चाइना के रिफॉर्म्स हुए 1978। ये जो रिफॉर्म्स थे, सबसे पहले एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में शुरू किया गया। एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, इन तीनों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे किया गया? सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या किया गया कि जो 1958 में पॉलिसी बनी थी ट्रेड लीव फॉरवर्ड, जिसमें कम्यून्स बनाए गए थे, जिसमें लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया गया था, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं था, तो लोगों ने मेहनत नहीं की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले क्या किया गया, जो कम्यून लैंड थी वो छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दी गई। और ये जो प्लॉट्स थे, क्योंकि देखिए को सोशल इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी में किसी का राइट नहीं होता लैंड का, ध्यान रखना। ये प्लॉट बेचे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सोशल इकोनॉमी में मैंने पहले कहा था कोई पर्सनल राइटशिप नहीं होता है। तो ये जो कम्यून से उनको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया, और जो स्मॉल प्लॉट्स थे वो पर्सन्स को अलॉट किए गए, बेचे नहीं गए। इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को कल्टीवेशन के लिए अलॉट कर दिए गए कि आप इसके ऊपर खेती करो। और उनको अलाउ किया गया कि जितनी भी लैंड की कल्टीवेशन से उनका इनकम हो रही है, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स देकर, जितना टैक्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ था, बाकी सारी इनकम को अपने पास रख सकते हैं। चाइना में डिसीजन फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि सोशल इकोनॉमी में कभी भी इनकम का एक जो है पार्टिसिपेशन, जो इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो ऐसे नहीं होता। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले चाइना ने इसी चीज़ की तरफ ध्यान दिया। स्मॉल प्लॉट्स बनाकर जो इनकम जनरेट हो रही थी लोगों की कल्टीवेशन से, वो टैक्स देकर वो इनकम अपने पास रख सकते थे। तो उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट ये रहा कि इससे लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। उसके बाद जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर था, उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई। उसके बाद जब ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड में डेवलपमेंट हो गया, तो इनमें इन्होंने फिर इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान देने में टाउन और जो विलेज इंटरप्राइज थी, जो वहाँ के लोकल कलेक्टिव चला रहे थे, जैसे पहले इंडस्ट्रीज के लिए कंट्री आ रहा था, वैसे वहाँ जो छोटे छोटे शहर और गाँव में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जिसको वहाँ के लोकल लोग चला रहे थे, उनको और ज़्यादा गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया प्रोडक्शन करने के लिए। साथ साथ गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, जिसको हम इंडिया में जैसे हम पब्लिक इंटरप्राइज बोलते हैं, तो वहाँ चाइना में नाम दिया गया स्टेट ऑन इंटरप्राइज। और दोनों में आपस में कंपटीशन रहा, जैसे जो पर्सनल लोगों ने इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, कंपटीशन रखा था
ये नहीं कि सरकार सामान बना रही है तो वो अपनी मर्जी से बेचेगी, दोनों की क्वालिटी जिसकी अच्छी हो, जिसकी प्राइस कॉस्ट कम है, वो उस हिसाब से अपनी प्राइस देगा। उसके बाद यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, सेज, जो इंडिया में बहुत बाद में बने, SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस लिए बनाए गए, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। ये 1978 में ही चाइना में शुरू हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली डेवलप कर देती है, सड़कें अच्छी, बैंक फैसिलिटीज, इंटरनेट फास्ट, तो ये सब फैसिलिटीज एक जगह मिल रही थी, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो चाइना है, चाइना में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो इस चीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो चाइना ने 1980s में समझ ली थी, जबकि हमारे यहाँ ये बात समझने में 1991 लग गया था। 11 साल बाद हमें बात समझ आई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन चाइना ने ये चीज़ जो है बहुत जल्दी समझ ली थी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में शुरू हुए, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डिफरेंस है। हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम पहले कर चुके हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज में। हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर, हमें लोन लेने के लिए उनके पास जाना पड़ा, और उनके कंपल्शन में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने पड़े। लेकिन चाइना के लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों शुरू किए, क्योंकि वो अपनी जो स्लो ग्रोथ रेट था उससे सेटिस्फाई नहीं था, और वो ये चाहते थे कि चाइना की इकोनॉमी को पुशअप मिले, तो इसलिए इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू किया गया। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू किया गया, तो उससे पहले भी जो पॉलिसीज थी, जैसे GLF है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे कि जो रूरल एरियाज हैं, जैसे जब प्रोफेशनल्स वहाँ जाने लग गए, डॉक्टर्स का वहाँ जाना कंपल्सरी कर दिया था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ने, उसमें वहाँ बेसिक हेल्थ सर्विस डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद कम्युनल सिस्टम था, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन हो चुका था। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं गांव में स्टैब्लिश हो चुकी थी। ये तीनों काम कब हो चुके थे, 1978 से पहले। और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जो चाइना ने खुद शुरू किए, किसी के कंपल्शन में शुरू नहीं किए, उससे क्या हुआ, उससे जो हुआ बहुत छोटे लेवल पर उसको शुरू किया गया और धीरे धीरे उसको बड़े लेवल पर लिया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक साथ शुरू नहीं किया, अभी बताया था कि इन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सबको एक साथ नहीं लिया, पहले एग्रीकल्चर को लिया। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो उसके जो बेनिफिट थे वो दूसरे सेक्टर में चले गए। इनकम इंक्रीज हुई टैक्स से, चाइना गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया, तो उससे उन्होंने दूसरे सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि जो चाइना की ग्रोथ है वो एक साथ हुई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी हुए, साथ साथ फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट भी होने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से वहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ एजुकेशन, हेल्थ, सब चीज़ों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, और टेक्निक नहीं आई, पैसे की कोई कमी नहीं रही, तो उससे जो है चाइना के पास काफ़ी डेवलपमेंट में हेल्प मिली। तो चाइना की डेवलपमेंट पॉलिसीज को हम 3 हिस्सों में रख सकते हैं, प्री 1978 एंड पोस्ट 1978। प्री 1978, उससे पहले 2 पॉलिसीज थी जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इनके भी फायदे हुए। और पोस्ट 1978 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर्टिकुलर ढंग से शुरू किए गए, जिसका फायदा आज भी चाइना में दिख रहा है, इसके तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आपको पता है कि 1947 में इस्टेब्लिश हुआ। काफ़ी कुछ चाइना इंडिया की तरह पाकिस्तान ने फॉलो किया। पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया। पाकिस्तान के लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट पॉलिसीज इंडिया की तरह ही थी, तो उन पॉलिसीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज की तरफ ध्यान दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम पहले कर चुके हैं।
जो बाहर से सामान मंगवा रहे हैं उसको अपने देश में बनाओ। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सेम वही मेथड्स अपनाए गए जो इंडिया ने अपनाए थे। हाई इंपोर्ट टैरिफ लगाए गए। हाई इंपोर्ट टैरिफ लगाने से जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसकी डिमांड बढ़ी। फिर सेकंड इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन लिया जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स वगैरह का एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया गया। थर्ड, इंडिया की तरह यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर ने जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी उसको पूरा करने के लिए जिम्मा उतारा, जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर नहीं आना था। और यहाँ इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया, पाकिस्तान ने जो इंडिया से अलग रहा, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है अर्बन एरियाज में और एजुकेशन हेल्थ पे ध्यान दिया गया, लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा अलग क्या था कि पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। उससे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट था उसमें ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ग्रेट चेंज आया। उसके बाद जैसे हमने नेशनलाइजेशन किया बैंकों का 1970s में, जो पाकिस्तान था उसने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की नेशनलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया। ये क्या था? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी मशीनें, आयरन, स्टील, इस तरह की फैक्ट्रीज थी, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज थी, इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ली। नेशनलाइजेशन क्या होता है पहले भी बता चुकी हूँ। नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट अपने अंडर ले। उसके बाद 1970s में गवर्नमेंट ने जब नेशनलाइजेशन किया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद 1980s तक गवर्नमेंट को इस कदमों से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। वही जैसे इंडिया में था कि लोगों के अंदर डर था कि गवर्नमेंट कभी अपने अंडर ले ले इंडस्ट्रीज को, वैसे सेम पाकिस्तान में हुआ। तो 1980s में दोबारा जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई वो डी नेशनलाइजेशन थी। डी नेशनलाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया, जिसको हमने डिसइन्वेस्टमेंट नाम दिया। हमने 1991 में अपनाया, इन्होंने 1980s में अपनाया। और ये जो पीरियड था 1980 में, ये पाकिस्तान की एक अलग से पीरियड रहा है। इसको हम क्यों हाईलाइट करते हैं? क्योंकि इस समय पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा मिली 1980s में, जो पाकिस्तान की हालत को सुधारने के लिए बहुत सही रही। इस पीरियड में 1970 से 1980s में लार्ज स्केल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली वेस्टर्न कंट्रीज से, खासकर यूएसए से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिली। और इस फाइनेंशियल हेल्प ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को पुशअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प दी। साथ साथ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो लोग काम करने गए, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को भेजना शुरू किया। तो ये जो प्राइवेट रेमिटेंसेस हमने मैक्रो में भी पढ़ा था, किसी देश के लोग जो बाहर जाके जॉब करके पैसा भेजते हैं। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस और गवर्नमेंट हेल्प फ्रॉम यूएसए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई 1970 से 1980s के बीच। तो इससे जो हुआ, पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ करने में बहुत हेल्प हुई। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बहुत छूट दे दी। और 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। देखिए इंडिया में सबसे लेट शुरू हुए, चाइना में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिए जैसे हमारे यहाँ था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फीचर्स वही थे जो हमारे यहाँ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे जो है रिफॉर्म जो प्रोसेस शुरू हुआ, इससे पाकिस्तान में बहुत हेल्प मिली। जैसे फॉर एग्जांपल 1960s में जो पुअर लोगों का रेशियो था वो 40% था,
लेकिन 1980s तक ये 25% रहेगा। उसके दो रीजन अभी बताया कि बाहर से रेमिटेंसीज मिली तो उससे फायदा हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी रही, क्योंकि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने प्रोग्रेस दिया। फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा, हालांकि इस चीज को अच्छे सेंस में नहीं ले लिया जा सकते। फॉरेन एक्सचेंज जैसे चाइना में फॉरेन एक्सचेंज बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, लेकिन पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज बड़ा फॉरेन जो है हेल्प के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। तो 1980s तक तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मिले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन उस समय उसकी हालत सुधारने में बहुत हेल्प की। लेकिन पाकिस्तान उस समय जो है फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता चला गया, और जिसने उसकी हालत जो है वो अब खराब कर दी है। शुरू में जीडीपी इसका बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, लेकिन जो है बाद में, क्योंकि जब फॉरेन लोन लौटाने की बारी आई, फॉरेन हेल्प कम हो गई, तो उससे जो है धीरे धीरे जो है इसका ग्रोथ रेट कम हुआ। लेकिन अब भी पाकिस्तान में दोबारा फिर पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू किया। जैसे आप देखिए जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, लेटेस्ट डाटा है, वो क्या दिखाता है कि जीडीपी में 5.4% की जो ग्रोथ रेट रही 2017-18 में। एग्रीकल्चर रहा 3.8% से, और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ 5.8% से। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि पाकिस्तान ने दोबारा अपनी इकोनॉमी को संभालना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में रिव्यू हुआ। पाकिस्तान को तो आपने देखा है, जनरली इंडिया वाले ही रहे हैं, तो उसके पॉलिसीज के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना पड़ा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ। लेकिन चाइना ने शुरू से अपना अलग पॉलिसीज बनाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनका कंपेयर करेंगे कि तीनों कंट्रीज में जो पॉलिसीज अलग है या सेम है, उसके रिजल्ट्स के रूप में अलग अलग कंपैरिजन क्या रहा।